इवनिंग टू एवरीवन। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम सीपीसी की सेक्शन 34 को डिस्कस करेंगे। 33 और उससे रिलेटेड ऑर्डर 20 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जजमेंट एंड डिक्री। नाउ आज हम बात करेंगे कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह की। तो सेक्शन 34 जो बात करती है सीपीसी की, वो बात करती है इंटरेस्ट, ब्याज की। तो जब ब्याज की बात आई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्याज का मैटर, कौन से मैटर्स हैं जिनमें ब्याज की बात आएगी। तो जब कभी भी जो डिक्री है या कोई सूट फाइल किया गया है, केस फाइल किया गया है, वो मनी से रिलेटेड होगा, पैसों के लेन देन से रिलेटेड होगा, तब उसमें ब्याज का प्रश्न उठेगा, है ना। तो अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टी ने जो सूट फाइल किया है वो पैसों को लेन देन के लिए, मनी के लिए किया हुआ है, तब जो है आपका क्वेश्चन अराइज होगा किससे रिलेटेड, ब्याज से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो देखते हैं हम सेक्शन 34 और सीपीसी को स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। ये देखिए, इंटरेस्ट, ब्याज, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्री में भी इससे क्वेश्चन बनता है। और अगर कभी जजमेंट एंड डिक्री में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें आप इसको इंक्लूड करते हुए कुछ पॉइंट्स डालते हैं, तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से समझ लें। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज क्रिटिकल है, लेकिन सेक्शन इजी है, उसको लैंग्वेज में थोड़ा सा क्रिटिकल बना दिया गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझे इसको। इंटरेस्ट, यहाँ ये बोला गया है कि वेयर एंड इन सो फॉर एज अ डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, द कोर्ट में in the decree order interest at such rate as the court deems reasonable to be paid on the principal sum adjudged। ये बोल रहे हैं कि जब या जहां पर डिक्री जो है वो काय के लिए है, पेमेंट फॉर मनी के लिए। जो डिक्री पारित होनी है वो धन के संदाय के लिए पारित होनी है, तब न्यायालय जो डिक्री पारित करेगा उसमें ऐसे इंटरेस्ट के लिए ऑर्डर पारित करेगा जैसा, जिस रेट पर वो रीजनेबल समझे। ठीक है, प्रिंसिपल जो भी अमाउंट देना है उस पर कितना इंटरेस्ट कोर्ट को रीजनेबल लगता है, उतना अमाउंट का इंटरेस्ट वो डिक्री में पारित करेगा। कब से कब तक की डेट का, फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ द डिक्री। जिस तारीख को सूट फाइल किया गया है उस तारीख से, जिस तारीख को डिक्री पारित की गई है उस तारीख तक के ब्याज की बात यहाँ पर की गई है। तो जिस तारीख को सूट फाइल किया है और जिस तारीख को डिक्री पारित हुई, उतने टाइम के लिए क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, ऑर्डर पारित करेगा डिक्री में कोर्ट। इन एडिशन टू एनी इंटरेस्ट एडजस्ट ऑन सच प्रिंसिपल सम फॉर एनी पीरियड prior to the institution of सूट। साथ साथ ये जो इंटरेस्ट रेट ऑर्डर किया है, रेट, तो ये जो इंटरेस्ट रेट कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कितने टाइम के बीच में, फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ द डिक्री। इसके अलावा जब सूट फाइल हमने नहीं किया था तो सूट फाइल करने के पहले जो भी हमारा मूल राशि थी उस पर भी हमें कुछ ब्याज लेना है, तो उसका ब्याज भी एडजस्ट कर सकता है न्यायालय। कितना कितना रेट पे इंटरेस्ट एडजस्ट कर सकता है, जितना वो रीजनेबल समझे। इसकी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, देन विथ फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6% per annum as the court deems reasonable on such principal sum from the date of the decree to the payment of the decree। और इन दो कंडीशंस के साथ साथ जिस तारीख को डिक्री पारित कर दी गई है और जिस तारीख को पेमेंट होगा उसके बीच का समय भी जो है, उतने बीच के समय के लिए भी इंटरेस्ट रेट का ऑर्डर पारित कर सकती है कोर्ट। और ये जो इंटरेस्ट रेट होगा ये 6% पर एनुअम होगा।
एक बार हिंदी में लैंग्वेज देख के फिर मैं आपको उसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करके समझाती हूँ। जहां और जब तक कि डिक्री धन के संदाय के लिए है, न्यायालय डिक्री में यह आदेश दे सकेगा कि न्याय निर्णीत मूल राशि पर किसी ऐसे ब्याज के अतिरिक्त जो ऐसी मूल राशि पर वाद संस्थित किए जाने से पूर्व की किसी अवधि के लिए न्याय निर्णीत हुआ है। मतलब जब हमने सूट फाइल नहीं किया था तो सूट फाइल करने के पहले जो टाइम पीरियड जिसमें ड्यू था, हमारा जो हमने किसी को पैसे उधार दिए थे और वो उसने वापस नहीं किए और हमने सूट फाइल किया बाद में, तो सूट फाइल करने के पहले भी जो हमारे प्रिंसिपल सम था, जो हमारा मूल राशि थी, उस पर जो ब्याज था वो भी डिसाइड कर सकता है कोर्ट। फिर उसके अतिरिक्त यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, इस ब्याज के अतिरिक्त। तो सूट फाइल करने के पहले जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के लिए ब्याज डिसाइड करेगा, और उस ब्याज के अतिरिक्त जब हमने सूट फाइल कर दिया बाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक ब्याज, ऐसी दर से जो न्यायालय युक्त समझे, ऐसी मूल राशि पर डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्वतर तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे 6% प्रति वर्ष से अनधिक ऐसी दर से जो न्यायालय युक्त समझे आगे के ब्याज सहित दिया जाएगा। तो इसकी लैंग्वेज अगर यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए आपको इस सेक्शन में ये ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, क्या कभी कोर्ट के पास कोई सूट फाइल किया जाता है तो क्या पार्टी तो सूट फाइल करती है सम के लिए, एक पर्सन ने एक दूसरे पर्सन को 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए उधार दिए, ठीक है। अब उस पर्सन ने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जितने भी टाइम पीरियड के लिए ए ने बी को 10 लाख रुपए उधार दिए थे और बी ने कहा था जी मैं ये 10 लाख रुपए तुम्हें 2 साल बाद वापस कर दूंगा। 2 साल निकल गए और बी ने ए को पैसे वापस नहीं किए, तो क्या हो गया, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, झगड़ा उत्पन्न हो गया, डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया। तो अब ए जो है वो बी के अगेंस्ट वाद लाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा और केस फाइल करेगा कि मैंने इसको 10 लाख रुपए दिए थे और 2 साल के लिए दिए थे और इसने जो है मुझे वापस नहीं किए। तो जो पार्टी है, प्लेंटिफ है, नॉर्मली वो कोर्ट से ये अपेक्षा करता है कि मैंने जो सूट फाइल किया है 10 लाख रुपए के लिए, तो कोर्ट 10 लाख रुपए तो दिलवाएगी ही, साथ ही साथ आपको उस पर ब्याज भी दिलवाएगी। तो 34 सेक्शन जो है वो उसकी बात करती है। तो अब ब्याज कितनी दर में मिलेगा और किन किन स्टेजेस पे मिलेगा, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो ब्याज मिलने का तरीका है तो क्या उसकी कोई स्टेजेस भी है। तो हमारे सामने 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी गिवन एंड एट व्हाट स्टेजेस, कितना ब्याज मिलना चाहिए और क्या क्या स्टेजेस होंगी ब्याज मिलने की, ठीक है। तो इसके लिए 3 स्टेजेस होती हैं। देखिए 3 स्टेजेस पे कोर्ट डिसाइड करता है, prior to the suit, from date of suit to decree of suit, from date of decree to date of payment। पहली स्टेज होती है वाद या जो सूट है या जो केस है वो फाइल करने के पहले वाला समय। जैसे ए ने बी को जो पैसे उधार दिए थे वो दिए थे कब, 2016 में दिए थे, ठीक है। 2016 में दिए थे, 2 साल के लिए दिए थे, तो 2016 से 17, 17 से 18, 2019 जनवरी को उसको उसके पैसे वापस करना चाहिए थे, उसने पैसे वापस नहीं किए। ए ने वेट किया कि चलो वेट कर लेते, अभी दे देगा दे देगा। 2019 भी निकल गया, फिर ए ने 2020 को सूट फाइल किया, तो मतलब कितना टाइम पीरियड निकल गया, 2 साल के लिए उसने ब्याज दिया था, वो चाहता तो तुरंत सूट फाइल कर देता 2019 में, लेकिन उसने कहा चलो रुक के कर देते हैं। तो 2019 पीरियड कॉज ऑफ एक्शन अराइज कब हुआ, जनवरी 2019 में, क्योंकि उसको जनवरी 2019 में पैसे वापस करने थे, उसने नहीं किए, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। तो अब 2019 जो पूरा 1 साल निकल गया है और ए ने सूट फाइल नहीं किया, तो ये कंडीशन होती है प्रियर टू सूट। तो अब जो ए है जब वो सूट फाइल करेगा 2020 जनवरी में उसने सूट फाइल किया, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट 2019 के लिए भी उसको इंटरेस्ट डिसाइड करके दे सकता है। 10 लाख रुपए पे कितना इंटरेस्ट देगा ये कोर्ट डिसाइड करके दे सकता है, ठीक है। फिर ये तो हो गया प्रियर टू सूट, तो कोर्ट क्या डिसाइड कर सकता है, प्रियर टू सूट भी इंटरेस्ट डिसाइड कर सकता है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा।
जितना कोर्ट रीजनेबल समझे, जितना वो सही समझे, जितना वो उचित समझे, उतना इंटरेस्ट रेट दिला सकता है। ठीक है, ये अब मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, तो अब जब आप ये सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ध्यान रखना है। सेकेंड कंडीशन है फ्रॉम डेट ऑफ सूट टू डेट ऑफ डिक्री। अब 2020 में जब उसने सूट फाइल किया जनवरी में, तो फ्रॉम डेट ऑफ सूट, तो 20 जनवरी सॉरी 2020 1 जनवरी को उसने सूट फाइल किया, तो ये हो गया डेट ऑफ सूट। डिक्री पारित हुई पूरे साल भर बाद 2021 में। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। डिक्री कब पारित हुई? जनवरी 2021 में, तो पूरा एक साल ये। तो फ्रॉम डेट ऑफ सूट टू डेट ऑफ डिक्री, तो 2019 का भी उन्होंने इंटरेस्ट डिसाइड कर दिया, और फिर उसके बाद जिस तारीख को सूट फाइल हुआ और जिस तारीख को डिक्री पारित हुई उतने टाइम पीरियड का भी इंटरेस्ट डिसाइड कर देगी कोर्ट। तो डिक्री में वो ऑर्डर करेगी कि 10 लाख रुपए आपको देने हैं और 10 लाख रुपए के साथ आपको इतना इतना इंटरेस्ट भी देना है। तो इन दो कंडीशन में, प्रियर टू सूट और सेकेंड वाली कंडीशन में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? जितना न्यायालय उचित समझे। इसलिए मैं इतने अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए। तो प्रियर टू सूट रेट जो होगा इंटरेस्ट का वो कितना होगा? जितना न्यायालय उचित समझे, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे। सेकंड वाले पॉइंट में फ्रॉम द डेट ऑफ सूट टू द डेट ऑफ डिक्री, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? जितना न्यायालय उचित समझे। अब इसमें थर्ड वाला पॉइंट सेक्शन में लिखा गया है कि फर्दर, वहां पे वर्ड यूज किया गया है फर्दर, आगे, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट। अब भाई डिक्री तो पारित कर दी कोर्ट ने, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जैसे ही डिक्री पारित की कोर्ट ने और जो पक्षकार है जिसको पैसे देना है, तो वो कोर्ट में पहले से ही पैसे लाके खड़ा होगा, यदि मुझे ऑर्डर मिलने वाला, मैं हारने वाला हूँ, तो मुझे 10 लाख रुपया इंटरेस्ट रेट यही देने हैं। तुरंत तो कोई देता नहीं है। आज डिक्री पारित हुई है तो जो डिफेंडेंट है जिसको देने हैं पैसे, वो भी रोते रोते भीगते देगा, कम से कम साल भर वो लगा देगा। इसलिए ये ऑर्डर दिया जाता है। तो फर्दर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टू द डेट ऑफ द पेमेंट, इस पे भी इंटरेस्ट लगा सकती है कोर्ट। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे जो इंटरेस्ट लगाएगी ये होगा 6% पर एनुअम, 6% पर एनुअम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीनों पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो प्रियर टू द सूट का क्या मतलब है? फ्रॉम डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन टू डेट ऑफ फिलिंग सूट। जिस तारीख को आपका झगड़ा उत्पन्न हुआ और जिस तारीख को आपने केस फाइल किया, तो ये वो टाइम होता है। तो उस टाइम पर इंटरेस्ट कैसा होगा? एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, जितना कोर्ट निर्धारित करे। फिर फ्रॉम द डेट ऑफ सूट टू डेट ऑफ डिक्री, जिस तारीख को सूट फाइल किया है और जिस तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर डिक्री पारित की है, उतने टाइम पीरियड में कितना इंटरेस्ट होगा? उतना जितना कोर्ट उचित समझे, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट, जिस तारीख को डिक्री पारित कर दी है और जिस तारीख तक अब पेमेंट देगा, तो इंटरेस्ट एट 6% पर एनुअम, सालाना 6% देना पड़ेगा। मतलब 2021 जनवरी में डिक्री पारित हुई और डिफेंडेंट ने पैसे वापस देने में 3-4 साल लगा दिए, तो उसको पर साल के हिसाब से 6% ब्याज देना होगा। मतलब जितना इंटरेस्ट रेट ये फर्स्ट पॉइंट में और सेकंड पॉइंट में किया, ये तो है ही, इन एडिशन है, ध्यान रखना। इस टाइम पीरियड का प्रियर टू सूट का डिसाइड किया है, फिर उसमें लैंग्वेज लिखी है सेक्शन में, इन एडिशन टू, मतलब पहले के लिए इंटरेस्ट रेट अलग डिसाइड कर दिया, इन एडिशन टू उसके अतिरिक्त में इस टाइम पीरियड के लिए, सेकंड वाले टाइम पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट देना है, फिर फर्दर, फिर उसके अलावा आपको 6% और देना है। ठीक है, तो ये इस पूरी सेक्शन का सार है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि कोर्ट वेंट टू अवॉर्ड इंटरेस्ट। कोर्ट कब कब इंटरेस्ट अवॉर्ड कर सकता है? एक माइंड में आ सकता है, ये सेक्शन से थोड़ा सा हटके पॉइंट है। कब दे सकता है इंटरेस्ट, ब्याज का ऑर्डर कब कब दे सकता है कोर्ट? तो देखो, या तो किसी स्टैट्यूट में प्रोविजन दिया हो, किसी जिस पर्टिकुलर एक्ट के तहत दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है। सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई प्रोविजन दिया है इंटरेस्ट से रिलेटेड कितना इतना देना है, तो उस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड कंडीशन, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। अब पार्टीज ने आपसदारी में ही कोई एग्रीमेंट करके रखा है कि भाई तुम मुझे इतना पैसा दो, मैं तुमसे इतना पैसा दे रहा हूँ और बदले में मैं तुम्हें इतना % ब्याज इस पे दूंगा।
तो यदि एग्रीमेंट पे कोई ब्याज दर बताई गई है तो फिर कोर्ट जो है बाउंड होता है, फिर एग्रीमेंट में जो ब्याज दर है कोर्ट को उतना ही इंटरेस्ट रेट दिलाने का ऑर्डर देना पड़ता है। अब यदि इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो क्या होगा, कस्टम एंड यूसेजेस ऑफ बिजनेस अलाउड इंटरेस्ट। तो फिर अब यदि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो फिर, और कमर्शियल मैटर है तो जो ट्रांजेक्शन उन दोनों पार्टीज के बीच में हुआ है तो नॉर्मली देखा जाएगा कि नॉर्मली ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन में कितना इंटरेस्ट रेट नॉर्मली मार्केट में चलता है, तो फिर वो सर्कमस्टेंसेस देख करके कोर्ट जो है उतना इंटरेस्ट रेट अवॉर्ड कर देगी। ठीक है, तो अभी जो इसमें हमने सेक्शन 34 में इंटरेस्ट रेट जो कोर्ट अवॉर्ड कर रही है वो किस कंडीशन में कर रही है, जब पार्टीज ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया है, तब की कंडीशन बताइए कि कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन से देगी। ठीक है, और अगर डिक्री के पेमेंट तक की डेट पे देना है तो 6% पर एनुअम देगी, लेकिन अगर स्टैट्यूट में कोई प्रोविजन बताया है तो अकॉर्डिंगली वैसा दिया जाएगा, एग्रीमेंट किया है पार्टी ने तो वैसा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक प्रोविजो दिया है, ये प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर द लाइबिलिटी इन रिलेशन टू द सम सो adjudged had arisen out of a commercial transaction, the rate of interest further interest may exceed 6% per annum। ठीक है, परंतु जहां इस प्रकार न्याय निर्णीत राशि के संबंध में दायित्व किसी वाणिज्यिक संव्यवहार से उद्भूत हुआ था, वहां ऐसे आगे की ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष की दर से अधिक हो सकती है। ठीक है, तो अब अगर मैटर आपको कमर्शियल है, अब कमर्शियल मैटर है और कमर्शियल मैटर में जो आपको ब्याज दर देनी है, जो 6% वाली बात की गई है, फर्दर वाली डिक्री के तारीख से डिक्री के पेमेंट तक वाली अवधि की, तो उस कंडीशन में ये 6% से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बनते तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मल केस है तो नॉर्मल केस में 6% पर एनुअम, और कमर्शियल मैटर है तो 6% पर एनुअम से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कितना ज्यादा हो सकता है, किंतु ऐसी दर ब्याज की संविदात्मक दर से या जहां कोई संविदा दर नहीं है वहां उस दर से अधिक नहीं होगी जिस पर वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक धन उधार या अग्रिम देता है, but shall not exceed the contractual rate of interest, or where there is no contractual rate, the rate at which monies are lent or advanced by nationalized banks in relation to commercial transaction। तो यदि आपका कमर्शियल ट्रांजैक्शन का डिस्प्यूट था और कमर्शियल ट्रांजैक्शन के डिस्प्यूट में इंटरेस्ट का ऑर्डर न्यायालय दे रहा है तो 6% से ज्यादा दे सकता है, लेकिन कितना ज्यादा दे सकता है, उतना ज्यादा दे सकता है जितना, यदि पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट फिक्स्ड है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सपोज करिए कि कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप में कहा है कि यदि कोई डिस्प्यूट अराइज होगा या जो भी प्रिंसिपल सम हमने दिया है उस पर मैं आपको कितना ब्याज दूंगा, 2% ब्याज दूंगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट में ही 2% ब्याज की बात की गई है तो फिर 6% या 6% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में 2% 6% से कम की बात कही गई है तो फिर कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन से 6% या 6% से ज्यादा ब्याज नहीं लगाएगा। ठीक है, तो शैल नॉट एक्सीड द कॉन्ट्रेक्चुअल रेट। अब वेयर देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी रेट मेंशन नहीं किया गया है कि किस रेट पे जो है इंटरेस्ट देना है आपको, तब फिर जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, जो रजिस्ट्रीकृत बैंक होते हैं, वो जिस रेट पे पैसे उधार देते हैं या लोन देते हैं जिस इंटरेस्ट रेट पे, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट को कंसीडर करेगी कोर्ट और उस इंटरेस्ट रेट को आपको अलाउड करेगी। ठीक है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ इसमें, एक्सप्लेनेशन 1, इन दिस सब सेक्शन nationalized bank means a corresponding new bank as defined in the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970। ये एक्ट का थोड़ा सा नाम याद रखना कि इस उपधारा में जो राष्ट्रीयकृत बैंक बताए गए हैं उससे मतलब है बैंकर कंपनी उपक्रमों का अर्जन
और अंतरण अधिनियम 1970 में यथा परिभाषित तत्स्थानीय नया बैंक अभिप्रेत है। वैसे आज तक यहाँ से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं क्या है। For the purposes of this section, a transaction is a commercial transaction if it is connected with the industry, trade or business of the party incurring the liability। ठीक है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई समव्यवहार वाणिज्यिक समव्यवहार है यदि वह दायित्व उपगत करने वाले पक्षकारों के उद्योग, व्यापार या कारोबार से संबंधित है। तो सीधी सी बात है, कमर्शियल मैटर्स वही होते हैं जो इंडस्ट्रीज है, ट्रेड है, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके आपसदारी में जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं वो क्या है, आपके कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये बताया गया है। अब इसकी सबसेक्शन 2 देखेंगे हम। सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है प्री में। Where such a decree is silent with respect to the payment of further interest or such principal sum from the date of the decree to the date of the payment or other earlier date, the court shall be deemed to have refused such interest and a separate suit therefore shall not lie। अब ये कहा गया है कि जहां ऐसी मूल राशि पर डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या अन्य पूर्वोत्तर तारीख तक आगे के ब्याज के संदाय के संबंध में ऐसी डिक्री मौन है, वहां यह समझा जाएगा कि न्यायालय ने ऐसा ब्याज दिलाने से इनकार कर दिया है और उसके लिए पृथक वाद नहीं लाया जाएगा। मतलब यदि डिक्री में इंटरेस्ट को लेकर के कुछ भी नहीं ऑर्डर दिया है कोर्ट ने कुछ भी नहीं ऑर्डर दिया, बिल्कुल मौन है, साइलेंट है, तो क्या माना जाएगा कि मतलब इसका अपन को प्रिजम्पशन लेके चलना है, क्योंकि सेक्शन 34 ने कह दिया कि यदि कोर्ट ने डिक्री में ऑर्डर नहीं दिया है, इंटरेस्ट को लेकर के कोई भी पॉइंट नहीं बोला है, साइलेंट है, तो ये माना जाएगा कि न्यायालय ने ब्याज दिलाने से इनकार कर दिया है, न्यायालय ने रिफ्यूज कर दिया है आपको इंटरेस्ट दिलाने से। और प्लस अब आप इसके लिए कोई नया सूट भी नहीं ला सकते कि आप सोचो कि डिक्री पारित हो गई है, सिर्फ मूल राशि दिलवाई है कोर्ट ने, ब्याज नहीं दिलवाया, तो हम एक और सूट फाइल करेंगे ब्याज के लिए, तो आप फिर से नया सूट, फ्रेश सूट, सेपरेट कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं प्री में। पहला आपको क्वेश्चन बनेगा कि यदि डिक्री में इंटरेस्ट को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया है, डिक्री साइलेंट है, तो क्या होगा, 4 ऑप्शन देंगे, तो आपको लगाना है इट शैल बी डीम्ड टू हैव रिफ्यूज्ड सच इंटरेस्ट, ये माना जाएगा कि न्यायालय ने डिक्री दिलाने से इनकार कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जहां न्यायालय ने डिक्री में इंटरेस्ट दिलाने से इनकार कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, तो क्या उसके लिए सेपरेट वाद लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। तो ये सेक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपके 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, सबसे पहले आपको याद रखना है सेक्शन की हेडिंग। 34 में क्या बताया गया है, इंटरेस्ट। ठीक है, किस किस स्टेज पे इंटरेस्ट दिलाया जा सकता है, तो स्टेजेस तीनों याद रखना है। प्रियर टू सूट, सूट की डेट से डिक्री की डेट तक, डिक्री की डेट से पेमेंट की डेट तक का इंटरेस्ट दिलाया जाता है। कितना मतलब रेट क्या होगा, तो 2 कंडीशन में ऊपर की कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। थर्ड वाली कंडीशन में मतलब डिक्री की डेट से पेमेंट की डेट तक जो पेमेंट होना है वो 6% पर एनुअम होगा। कमर्शियल मैटर है तो कितना हो सकता है, 6% पर एनुअम से ज्यादा हो सकता है। लेकिन यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट में रेट बताया गया है तो उस रेट के अकॉर्डिंग होगा, और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताया गया है तो नेशनलाइज्ड बैंक जिस रेट पे आपको बैंक लोन देती है या जो भी एडवांस अग्रिम वगैरह देती है उस रेट पे आपको इंटरेस्ट दिलवाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनेगा। और दूसरा सबसेक्शन 2 से बनेगा कि यदि जहां पर क्या किया गया है, मौन है डिक्री, तो वहां पे क्या माना जाएगा कि रिफ्यूज कर दिया गया इंटरेस्ट दिलाने से और इसके लिए कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं हुआ। इतने क्वेश्चन आपके प्री में यहाँ से बनते हैं इस सेक्शन से, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इस सेक्शन को। फिर इसके अलावा आप एक रूल लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इन मॉर्टगेज सूट। हेडिंग बना लीजिए, इंटरेस्ट इन मॉर्टगेज सूट। ऑर्डर 34 रूल 11, ऑर्डर 34 रूल 11 बात करती है इंटरेस्ट इन मॉर्टगेज सूट। इंटरेस्ट कैन बी अवॉर्डेड इन मॉर्टगेज सूट
तो जो मॉर्टगेज सूट रहेंगे, बंधक से रिलेटेड वाद रहेंगे, तो क्या उनमें इंटरेस्ट दिलाया जा सकता है? तो हाँ, दिलाया जा सकता है। इसका प्रावधान कहाँ दिया है सीपीसी में? ऑर्डर 34 रूल 11। तो कितना लिख लीजिए अगर कभी आपसे पूछ ले तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, हमारी सेक्शन 35। सेक्शन 35 कॉस्ट, खर्चे। ठीक है, ये भी डिक्री में दिलाए जाते हैं। हम ऑलरेडी अपना जो ऑर्डर पढ़ चुके हैं उसमें भी हमने एक रूल पढ़ा था। आप मुझे यूट्यूब पर जब ये डल जाएगी तो कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कि कौन सा रूल है जो हम पढ़ चुके हैं, जो खर्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेम बात उसमें बोली गई है। देखते क्या है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड and to the provisions of any law for the time being in force, the cost of and incident to all suits shall be in the discretion of the court. जो मैंने अंडरलाइन किया वो बस इंपॉर्टेंट है। And the court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid। ये लैंग्वेज हम एज इट इज लैंग्वेज अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन से रूल में हमने पढ़ा है, ऑर्डर 30 के, सॉरी ऑर्डर 20 के कौन से रूल में हमने ये पढ़ा है, खर्चों से रिलेटेड प्रावधान। ठीक है, and to give all necessary directions for the purposes aforesaid. The fact that the court has no jurisdiction to try the suit shall be no bar to the exercise of such power। इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी शर्तों और परिसीमाओं की जो विहित की जाए और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी वादों के और उनमें अनुषंगिक खर्चों का दिलाना न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा, और न्यायालय को यह अवधारण करने की कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा किस संपत्ति में से कितने तक दिए जाने हैं और पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक निर्देश देने की पूरी शक्ति होगी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो बनेगा, तो पहला तो कॉस्ट को कहाँ बताया गया है, सेक्शन 35 और ऑर्डर 20A, यहीं पर लिख लीजिए ऑर्डर 20A में कॉस्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिलेटेड ऑर्डर कौन सा है और सेक्शन कौन सी है, 35, 35A, 35B जो है कॉस्ट से रिलेटेड प्रोविजन है, प्लस ऑर्डर 20A। तो जो कॉस्ट होता है वो कितना दिलाया जाएगा, क्या कितना दिलाया जा सकता है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कितने खर्चे दिलाया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। दूसरा, यह तथ्य कि न्यायालय को वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए वर्जन नहीं है। मतलब आपने जो सूट फाइल किया वो ऐसे कोर्ट के पास सूट फाइल किया जिसको जुरिस्डिक्शन ही नहीं था आपका बात सुनने का, लेकिन वो कोर्ट भी खर्चे डिसाइड कर सकता है कि आपका कॉस्ट कितना बन रहा है। क्योंकि कभी भी कोई भी सूट जाता है तो पहले वो प्री डिसाइडेड एक लिस्ट रहती है कि कौन से सूट में कितना खर्चा आता है, तो वो पहले ही बता दिया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे कोर्ट में गए जिसके पास आपको सूट को ट्राई करने का, विचारण करने का अधिकार नहीं था, जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो सिर्फ इस कारण से वो कॉस्ट डिसाइड नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो इसमें यही कहा गया कि नो बार टू द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर। मतलब जिस न्यायालय को आपका सूट सुनने का, विचारण करने का अधिकार भी नहीं है, वो भी खर्चे डिसाइड कर सकता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। फिर सबसेक्शन 2 में लिखा है व्हेन द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट एनी कॉस्ट शैल नॉट फॉलो ही इवन the court the event the court shall state its reason in its writing। इसमें कहा गया जहां न्यायालय यह निर्देश देता है कि खर्चे परिणाम के अनुसार नहीं दिए जाएंगे, वहां न्यायालय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। मतलब सीधी सी बात है, कोर्ट क्या कह रहा है कि जितने आपके खर्चे बैठ रहे हैं, मतलब जो जो रिजल्ट्स निकलने हैं, जो जो इवेंट्स होने हैं, तो उसमें होगा तो थोड़े ज्यादा खर्चे हैं, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि नहीं, इतने खर्चे नहीं दिलवाएंगे हम आपको, जितना परिणाम है उतने खर्चे हम आपको नहीं दिलवाएंगे। तब अगर यदि न्यायालय उतने खर्चे नहीं दिलवाता जितने दिलवाने चाहिए, तो फिर उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेंगे कि क्यों वो उतने खर्चे नहीं दिलवा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन 35 हो गई। तो आज की क्लास का जो है टाइम ओवर हो रहा है।
तो इसलिए सेक्शन 34 और सेक्शन 35 हमने देख ली। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 35 में एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है 2015 में, वो देखेंगे, स्पेशल अमेंडमेंट फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट, और 35A 35B प्लस रिलेटेड ऑर्डर 20A के जो इम्पोर्टेंट रूल्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे। ठीक है, तो अब यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है सेक्शन 35 में अगर क्रिएट हुआ, सॉरी 34 में क्रिएट हुआ हो तो पूछ लीजिए, किसी को भी कोई डाउट हो। अगर क्लियर हो गई तो वो भी बता दीजिए कि मैम क्लियर हो गई, ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ क्लियर हुए डाउट। क्लियर मैम। क्लियर है मैम। ओके दीदी, क्लियर है दीदी। ओके अंश, तुम्हें समझ में आ गया? यस मैम। गुड। तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम जज बनेंगे तो सबसे पहले हमें सिविल कोर्ट ही मिलेगा, जूनियर डिवीजन क्लास सेकेंड, और हमारे पास सबसे ज्यादा मैटर्स मनी से रिलेटेड ही आएंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले जरूरत इन्हीं सेक्शन की पढ़ने वाली है, इंटरेस्ट, कॉस्ट, ऑर्डर 20A, है ना, और जजमेंट और डिक्री, ये हमारे बहुत काम के हैं आफ्टर बिकमिंग अ जज। तब भी हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिलेक्शन होने के बाद टेंशन खत्म, अब हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन होने के बाद और ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डेली फिर आपको प्रैक्टिकल में, मतलब आपको एप्लीकेबल करना है, आपको केस सुनना है, आपको केस डिसाइड करना है, तो आपको सबसे पहले रूल्स और ऑर्डर सबसे पहले पता होना चाहिए। सीपीसी तो मतलब किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, सीपीसी भले ही सब्जेक्ट ना हो, लेकिन आपको काम तो पड़ेगा। हाँ, एडीपीओ का अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें सीपीसी से काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडीपीओ का पूरा डिपार्टमेंट क्रिमिनल वाला होता है, तो सबसे क्रिमिनल केसेस सुनने पड़ते हैं ना। तब फिर सीआरपीसी का प्रोसीजर काम आता है, तब फिर सीआरपीसी के साथ माथाफोड़ी करना पड़ती है। लेकिन जज बन रहे हैं तो सीपीसी और सीआरपीसी दोनों, क्योंकि शुरू में तो आपको सिविल मैटर्स दिए जाते हैं, और जैसे ही आप सिविल मैटर्स में पक्के हो जाते हैं, आपके डिसीजन अच्छे आने लगते हैं, आप अपना टाइम पे यूनिट पूरी करके देने लगते हैं, तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है, तो आप मजिस्ट्रेट कहलाने लगते हैं। और जब आप मजिस्ट्रेट कहलाने लगते हैं तो फिर आपको सीपीसी के मैटर्स भी, मतलब सॉरी सीआरपीसी के मैटर्स को भी डील करना पड़ता है, मतलब प्रोसीजर डील करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। सेक्शन 35A 35B और 35 का जो स्पेशल अमेंडमेंट हुआ है नया, उसके। ठीक है, चलिए, ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय।